सो गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज विशाल। सो आज आप मैं सामने वीडियो के अंदर दिख रहा हूँ। अनीश भैया ने बोला कि यार वीडियो में मेरे साथ ही बना। तो अनीश भैया है, बहुत फेमस सेलिब्रिटी पर्सन है दिल्ली के अंदर, सुपर बाइक कम्युनिटी के अंदर। सभी लोग जानते भी हैं क्योंकि बहुत अच्छा रिलेशन है भैया के साथ मेरा भी, और जितने भी ऑल ओवर दिल्ली के या फिर इंडिया के जो बाइकर्स कम्युनिटी है सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड भैया का एक नाम भी फेमस है, R6 वाले भैया। क्योंकि इंडिया के अंदर जो R6 फेमस हुई थी वो भैया की वजह से फेमस हुई थी। मैक्सिमम जितनी भी एक टाइम पे कितनी R6 रखी हुई आपने? 3। 3। तो अनीश भैया अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ये हम कहाँ पे हैं, कहाँ शूट कर रहे हैं? ये मेरा ऑफिस है सेक्टर 24 नोएडा में। हम्म। स्विमिंग पूल और जिम है बेसिकली मेरा, ये मेरा फैमिली बिजनेस है। मैं यही देखता हूँ लास्ट 15 ईयर से। सो अगर किसी को स्विमिंग के लिए या जिमिंग के लिए नोएडा में अगर लोकल में है तो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा भैया का, वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हो। तो घुमा फिर आके आते हैं बाइक के ऊपर। तो भैया इतना फेमस हो आप R6 को लेके, लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, R6 भैया, R6 भैया। तो R6 ही क्यों, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। बेसिकली मैंने बाइकिंग स्टार्ट की थी 2010 में। अच्छा। तब मैंने मेरी पहली बाइक CBR 600 थी। अच्छा। तो बेसिकली मैंने 600 यूज़ करी, उसके बाद मैंने 1000 भी यूज़ करी, बट फिर मैंने 2012 में मैंने R6 फर्स्ट टाइम परचेज करी। जब 2012 में, 12 में 2012 में। अच्छा। या वाइट एंड रेड कलर की। अच्छा। और वो बाइक यूज़ करने के बाद मतलब जो एक होता है ना लोकल में यूज़ करने के लिए कि पावर भी है, सब कुछ है उसमें, तो मुझे उससे अच्छी कोई बाइक नहीं लगी। और इसलिए आपने 3 ले ली? मुझे बस फिर मैंने CBR बेच के, मेरे पास 10R थी उस टाइम। अच्छा। 10R भी मैंने सेल की। मतलब CBR 10R बेच के आप R6 पे आए? हाँ। तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि पावर कम है या पावर नहीं, ज्यादा है ऑलरेडी कुछ? मेरे पास मतलब एक 2008 की R6 थी, उसके साथ में मेरे पास 10R थी। तो मैंने वो 10R सेल करके एक और R6 ली, एक ब्लू कलर थी, एक वाइट एंड रेड कलर थी। उसके बाद फिर मैं थर्ड भी ढूंढ रहा था बट मुझे अच्छा। मिली नहीं, तो फिर मैंने एक ओल्ड शेप रखी 2007। 3 R6। इसलिए हाँ, तो तो मुझे घर वालों ने कुछ R6 बोला नहीं कि बेसिक। एक जैसी बाइक इतनी सारी रखी हुई है? नहीं नहीं, वो एक्चुअली शौक है, पसंद है। और भैया के जो फादर है ना, उनकी आप इंस्टाग्राम पे आप जाओगे ना, उनके पापा की वीडियो दिखेगी आपको, तो वो उनको आप पर्सनैलिटी को देख के आप जज नहीं कर पाओगे कि उनके फादर है, क्योंकि फिट एंड फाइन है बिल्कुल मेरे पापा की तरह। तो आप वीडियो जरूर, इनका इंस्टाग्राम लिंक जरूर आप देखना जाके। तो भैया बात करते हैं इस R6 की। ये जो R6 है ये लेटेस्ट मॉडल है जो कि करंटली अभी आ रही है, अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है 22 के बाद डिसकंटिन्यू हुई है, 2021 ये लास्ट में। 2021 का हाँ। मॉडल है। तो ये आपने R6 ली, और इससे पहले आप हायाबुसा ऑन कर रहे थे, इससे पहले भैया हायाबुसा चला रहे थे, इससे पहले और भी बहुत सारी बाइक चला रहे थे, लेकिन दोबारा R6 पे जाने का रीज़न जान सकता हूँ? बेसिकली क्या, मैं उसके बाद से मैं न्यू शेप R6 ये 2017 में लॉन्च हुई थी। हाँ बिल्कुल हुई थी। बेसिकली मैं पहले वाली सारी शेप, सारे कलर ऑलरेडी ऑन कर चुका था। तो मैं एक्चुअली न्यू शेप ढूंढ रहा था। मैंने अच्छा। R1 भी यूज़ की है ये वाली, बट मुझे इतना मतलब लोकल यूज़ के लिए बेसिकली क्या, मैं डेली यूज़ करता हूँ। अच्छा। मेरा ये नहीं है कि मैं तो सिर्फ संडे यूज़ थोड़ी कर सी रहा हूँ। प्रैक्टिकल है चलाने की वजह से, क्योंकि डेली के लिए 600 बेस्ट है एक्चुअली। अच्छा। और कभी मेरे को देखो सही बताऊं तो, अगर मुझे संडे राइड के अकॉर्डिंग, जैसे बाइक को भी हमने चलाया, अब एक छोटा स्पिन लेके आए थे इस बाइक के साथ, तो चलाने के अंदर भी मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि मेरे को कोई पावर कम लग रही है। अगर मैं इवन संडे राइड कर रहा हूँ, इवन मैं लीटर सेगमेंट के साथ भी चल रहा हूँ ना, तो मैं उनसे साथ में चलूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं पीछे चलूंगा और बाइकों की तरह, मैं बिल्कुल साथ में चलूंगा, चाहे वो कोई भी लीटर सेगमेंट हो, चाहे वो S1000 RR हो, चाहे वो आपकी ZX 10R हो, चाहे वो डजंट मैटर, कोई भी सुपर बाइक हो, मैं उनके साथ ही चलूंगा। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस लगा इस बाइक के साथ। नहीं बिल्कुल है। तो वही 17 में शेप चेंज हुई थी बेसिकली। बहुत टाइम से मैं इवन 2017 से ही जब लॉन्च हुई थी तब से ही मैं प्लान कर रहा था न्यू अच्छा। शेप लाने के लिए। बट बेसिकली उस टाइम मैं ट्राई कर रहा था, तो मेनली क्या बाइक्स मिल नहीं रही थी, बट बहुत ज़्यादा प्राइस जा रहा था, बट कोई मुझे इम्पोर्टर नहीं मिल रहा था। तो उस टाइम जिससे भी पूछो, उस टाइम अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रही थी, बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो बीच में फिर आपका 20, 21, 2 हमारे साल कोविड में निकल गए। अच्छा। तो एक्चुअल में कोविड टाइम में मुझे ये बाइक मिली। अच्छा। US में मैंने परचेज की। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसको इंपोर्ट करने के लिए किसी एक कंपनी को ढूंढा, उन्होंने मुझे इंपोर्ट करके बाइक यहाँ पे ला के दी। उसके बाद बाइक को बेसिकली मेरा यहाँ आने में पूरे प्रोसेस में वहाँ से परचेज किया। 0 किलोमीटर पे मैंने ली, बॉक्स पैक बाइक मैंने वहाँ से ली थी। तो उस टाइम 22 में ही मैंने ले ली थी। तो बाइक को वहाँ से लाने में यहाँ तक बाइक मेरी यहाँ आ चुकी थी अभी 23 जनवरी में। बिल्कुल, मतलब ऑलमोस्ट आपको एक साल हो गया एक अभी। साल हो गया। और बाइक आने में कितना टाइम लगा आपको वहां से यहाँ मंगाने में? अराउंड 8 से 9 महीने मुझे लगे अच्छा, बेसिकली। लगे प्रॉपर। क्योंकि और कभी डॉक्यूमेंटेशन, कभी ये,
फिर कस्टम्स में थोड़ा 1.5-2 महीना उसमें भी लगा, कस्टम्स तो वगैरह गाइस में। देखो, लोगों को ना ग्रे मार्केट का बड़ा डाउट रहता था कि ग्रे मार्केट बाइक्स क्या होती हैं। लोग पहले बहुत डरते भी थे बाइक को लेने के अंदर। दिल्ली की मार्केट और भी जो कि काफ़ी स्टेट्स की मार्केट बड़ी बदनाम है सुपर बाइक को लेके। तो मेरे को नहीं लगता कि ग्रे मार्केट के बारे में अनीश भैया से बेटर कोई बता पाएगा, क्योंकि भैया का जो एक्सपीरियंस है ना वो स्टार्टिंग से लेके अब तक का बहुत अच्छा रहा है। और भैया ने ऐसी सी बाइक चलाई है जो इंडिया में शायद ही किसी के पास होंगी, जहाँ तक कि मैं जान पाता हूँ। तो या ग्रे मार्केट का सीन आज की डेट में इंडिया में है या नहीं है? लोग चलाते हैं, खरीदते हैं? नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बाइक्स आ रही हैं, कुछ रजिस्टर्ड हो रही हैं आपके आउट स्टेट में, किसी ने कहीं पे की। हाँ। कुछ अथॉरिटीज़ जैसे अपनी ऐसी हैं जहाँ पे ऑनलाइन रिकॉर्ड्स नहीं है, बट बाइक्स रजिस्टर्ड हो रही हैं। तो उसका कोई देखो वैसे यूज़ है नहीं, क्योंकि ना इंश्योरेंस आपके पास है, ना आप क्लेम कर सकते हो, ना आपका वो ट्रांसफ़र हो मतलब आपका सकती है। कहना है कि वो नहीं लेनी चाहिए? मतलब बजट के ऊपर है, ऐसा नहीं है। मुझे R6 ये भी ओल्ड शेप, मतलब सेम शेप मुझे ग्रे मार्केट भी मिल रही थी बाइक्स वगैरह, मतलब कोई मुझे इंपोर्ट करके दे रहे थे, बट उसका कोई यूज नहीं था यूज नहीं कि है, क्योंकि आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन ये रोड पे आप चला नहीं पाओगे, कोई और वो कॉप्स रोक किसके लेता है तो नाम पे प्रॉब्लम किसके नहीं है। अब करेगी। ये प्रॉपर मेरे नाम पे ये भैया रजिस्टर्ड के है नाम मेरी की बाइक है, बिल्कुल लीगल बाइक है। और ये इसके अगर आप प्राइसिंग सुनोगे ना कि ये हमें दिल्ली इंडिया मतलब दिल्ली के अंदर कितने की ऑन रोड पड़ गई है, तो यू गाइस सरप्राइज शॉक। मैं पर्सनली शॉक्ड हो गया था। मेरा क्वेश्चन था कि भैया इतना पैसा क्यों खर्च किया। तो अराउंड समवेयर अराउंड मेरे को अगर रफली लोगों को आइडिया देते तो ये मतलब 20 लाख बहुत ऊपर जा चुकी है। 20 लाख से बहुत ऊपर जा चुकी है। बहुत ऊपर मतलब काफी ऊपर जा चुकी है। तो इतना पैसा खर्च किया भैया आपने इस बाइक के ऊपर, वो भी R6 के ऊपर। लगा नहीं कि लीटर सेगमेंट ले लूं? नहीं नहीं, लेटर मैंने यूज़ की, बट मुझे इतना नहीं लगा। मतलब एक है चीज़ ना, यूनिक चीज़ यूज़ करने का स्टार्टिंग से है। हाँ, ये आप कह मेरे सकते हो कि प्रीवियस वो देखोगे, मुझे हमेशा से कोई बिल्कुल। ऐसी बाइक ही पसंद है जो बिल्कुल ही लिमिटेड है। इससे पहले मैंने अभी लेटेस्ट CBR 600 रखी थी, वो भी हाँ, मेरी इस भैया के प्रॉपर पास इससे पहले रजिस्टर्ड थी। लीगल 600 भी थी, CBR 600 RR CBR की जो आती थी। सिंगल पीस थी वो भी इंडिया में, ओरिजिनल रैप्सोल 18 का मॉडल था। वो भी मेरी पूरी लीगल बाइक थी। ऐसा नहीं है, लोग आजकल बाइक्स चला रहे हैं, ग्रे को लीगल बता रहे हैं। बल्कि यूट्यूब पे मैंने बहुत देखा है, लोग आजकल करते अपने हैं। आप को प्रमोट करने के लिए बेसिकली बड़ी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ। कोई कहता है वन इन इंडिया है, कोई कुछ कहता है। बेसिकली क्या, लोगों को नॉलेज नहीं है, तो जो लोग यूट्यूब देखते हैं वो सोचते हैं कि ये वन इन इंडिया है। वन इन इंडिया तो है। बट वो लोगों की गलत तो इसके फहमी बारे है। में हम क्या कहना चाहेंगे, वन इन इंडिया है? आई थिंक एक बाइक है, अब मे बी वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, आइडिया नहीं बट है, बट वो ओल्ड शेप है मेरे actually। कॉन्टैक्ट्स में, मेरी नज़रों में, जो मैंने अभी तक इस बाइक को देखा, इससे पहले मैं भी R6 देख चुका हूँ। वन ऑफ द फाइनेस्ट, मतलब सबसे साफ, सबसे नीट एंड क्लीन, क्योंकि 0 किलोमीटर आपने परचेज या करी थी। मैंने 0 किलोमीटर तो परचेज फिर की, तो बिल्कुल बात ही क्लियर हो गई कि बाइक इवनली टाइम मैंने इसकी आई थिंक फर्स्ट 0 किलोमीटर की या 1 किलोमीटर की मैंने स्टार्टिंग से मैं इसकी फोटोज वगैरह हाँ, भी अपलोड तो कर क्योंकि रहा हूँ भैया जब से खुद ही मैंने जाके बाइक वहाँ ली है। परचेज करके आए थे, खुद ही सारी फॉर्मेलिटीज करा के ही बाइक यहाँ पे लेके आए थे। तो 0 किलोमीटर बाइक थी। अभी बाइक चल चुकी है समवेयर अराउंड 1500 किलोमीटर ऑलमोस्ट, जब से कि हमने चेक किया 1700 ऑलमोस्ट चल चुकी है। तो भैया इसका सर्विस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि यामा का सर्विस नेटवर्क जीरो इंडिया में? नहीं तो मैं खुद ही सर्विस कर लेता आप खुद ही कर लेते हो? इसके जो पार्ट्स होते हैं उसको कोई प्रॉब्लम आती हूँ। है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब बेसिकली अभी इतने टाइम से कर रहे हैं तो पता है कि कौन सी कंट्री में अच्छा। कहाँ से पार्ट्स मिल रहे हैं। और इंडिया में कोई पार्ट अगर अर्जेंटली चाहिए हो तो मिल सकता है? नहीं तो बेसिकली जापान से खरीद देते हैं। ऐसा कोई कंपोनेंट्स है जो इस बाइक के नॉर्मल बाइक से मतलब कंपैरिजन में मतलब इजी हो, कि हाँ मिलते जुलते हो, जो इजीली अवेलेबल हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है देखो, बेसिकली। टायर्स डिस्पैड को तो कह नहीं सकते। मेरे हिसाब से डिस्पैड भी इसके अलग ही आते होंगे, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि डिस्पैड इसमें कैलिपर भी बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो इसमें अलग है। Brembo नहीं टायर्स आता। मतलब हम यहाँ से ले सकते हैं, मतलब हाँ, छोटी मोटी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, चीजें हम ले यहाँ से सकते हो, परचेज कर जैसे कि सकते हैं। आपने एग्जॉस्ट लगाया, ये एक्रापोविक R6। भैया एक मिनट आप आओगे? एक्रापोविक ये एक्रापोविक का डिजाइन प्रो है, ये R6 के लिए ये एग्जॉस्ट है। स्पेशली डिजाइंड है सिर्फ हाँ। R6 के लिए, एवोल्यूशन लाइन है। बेसिकली लोग यहाँ पे कॉपी लगाते हैं, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। वो एक्रापोविक के और भी एग्जॉस्ट आते हैं, वो भी लगाते हैं, बट ये स्पेशली आपका रेस डिजाइन होता है एवोल्यूशन लाइन। वो सिर्फ बेसिकली एक्रापोविक ये एग्जॉस्ट एक R1 के लिए और एक R6 के लिए डिजाइन करता ये है। पूरा पूरा टाइटेनियम है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ। एक हाँ, ये फुल सिस्टम टाइटेनियम है। क्योंकि ये पूरा का पूरा ना टाइटेनियम है, जैसे कि यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि टाइटेनियम है। इसके अगर मैं हेडर्स भी दिखाऊंगा तो वो भी प्रॉपर मतलब ब्लू शेप में है, तो उससे आइडिया लगा सकते हो कि पूरा का पूरा ये फुल सिस्टम है। सो इसके अलावा भैया R6 को लेके, जैसे कि आपने बताया कि एग्जॉस्ट ये कितने का पड़ता है, ये एग्जॉस्ट ये वाला? ये अराउंड अगर पूरी ड्यूटी वगैरह आप लगा के देखते हैं तो अराउंड ये आपको 3+ पड़ता है। 3 लाख रुपए का एग्जॉस्ट? ये तो यार मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो गया? मतलब 2 पॉइंट समथिंग का एग्जॉस्ट है।
अच्छा। उसके बाद आपका ये ड्यूटी वगैरह पूरा क्लियर करोगे तो इतना है, बट हाँ मुझे थोड़ा अच्छे प्राइस पे मिल गया था। हाँ बट लेकिन फिर भी यार मतलब 3 लाख रुपए बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। आई थिंक R1 का भी एक्सॉस्ट इतना महंगा नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, अगर सेम ये अच्छा, इवोल्यूशन लाइन लोगे तो सेम प्राइस होगा, सेम प्राइस होगा। बट जो नॉर्मल आता है वो ले सकते हो 1.5 क्योंकि के जब मैंने आसपास। इसकी शेप देखी ना तो मुझे लगा ये R1 का एग्जॉस्ट है, बट आपने जब बताया एवोल्यूशन नहीं नहीं, सीरीज वो है स्पेशल डिजाइन तो उसी बाइक के इसकी लिए वजह है। से मुझे लगा कि नहीं यार अलग है। और इसकी जो आवाज़ थी तो अभी मैं किसी वजह से इसकी स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इशू जिसकी वजह से हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। बट इसकी जो आवाज़ थी ना वो प्रॉपर आपको मतलब लीटर सेगमेंट से भी ऊपर लग रही थी लाउडनेस के मामले में, और बेस भी बड़ा अच्छा आ रहा था, और मतलब लो आरपीएम के अंदर बिल्कुल भी साउंड नहीं कर रही थी आवाज़। मतलब बिल्कुल नॉर्मल था कि कोई कॉप्स अगर आता है तो पता भी नहीं लगेगा। और जब से आप रेव करोगे आप 2-3 हज़ार आरपीएम 3000 आरपीएम के बाद मेन तो ये साउंड है। मतलब नेक्स्ट लेवल साउंड अगर कर आप रहा था। विदाउट 3000 आरपीएम से नीचे चलाते हो तो हाँ बिल्कुल स्टॉक बिल्कुल की भी तरह स्टॉक साउंड की है, तरह आपको साउंड कोई है, भी कुछ भी पता चीज भी नहीं फील लग रहा नहीं था। होगी। मैंने कहा यार ये क्या है। तो भैया ये आपने बताया, इसके अलावा जैसे फ्रेम साइडर वगैरह आपने लगाए हैं और भी बहुत सारी एक्सेसरी आई थिंक आपने ऑर्डर कर रखी होगी हाँ इसकी। मेरे पास है एक्चुअली, मैं अभी वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने अभी एक बाइक और ली है, अच्छा उसके पार्ट्स भी आ रहे हैं, तो फिर मैं कहा भैया दोनों का साथ यामा को लेके ना बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये रहते हैं कि सर्विस नेटवर्क नहीं है। तो जैसे कि आपके पास तो है, चलो आपके पास कॉन्टैक्ट्स है, आपके पास लिंक्स है, आप लोगों से बाहर से भी इंपोर्ट करा लेते हो, आपके पास सारी नेटवर्क है। जिनके पास नहीं है वो इस चीज़ को कैसे मैनेज करे? ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक है। सर्विस तो नॉर्मल होती है, आप खुद नंबर भी सर्विस कर सकते हैं। हैं। और बेसिकली मैंने एक चीज़ देखी है इंडिया में, लोग अपना बाइक्स अगर शोरूम से भी परचेज करते हैं, आई थिंक वो 1 या 2 सर्विस के बाद बाहर ही सर्विस करवाते हैं। हाँ दिल्ली एनसीआर के अंदर बाहर इसलिए कोई भी कराते सर्विस हैं। शोरूम में बहुत ही रेयर कोई ऐसा होगा कस्टमर जिसने ली होगी या लॉन्ग टाइम के लिए कोई रखना चाहता होगा तो समझ गया। शोरूम में सर्विस करवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अदरवाइज बेसिकली मैंने जो देखा 90% लोग अपना बाहर ही सर्विस करवाते हैं। कभी उनको बाइक सेल करनी होगी तो अपना रिकॉर्ड में रखने के लिए कभी शोरूम चली गई होगी, समझ गया। क्योंकि बाहर आपकी सर्विस और उसमें बहुत फर्क पड़ता है। तो तो इसलिए इसमें आप इंजन ऑयल कौन सा डलवाते हो? जैसे कि 10W40 आपका जो आता है 10W40 वही है। कोई पर्टिकुलर ब्रांड या कोई भी चलेगा 10W40 में? ब्रांड एक्चुअली मेरे पास दो। आपकी प्रेफरेंस क्या है मतलब यामा को लेके? क्योंकि आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार यामा को लेके क्योंकि आपको यामा का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, शायद ही मेरे हिसाब से इंडिया में किसी के पास होगा। नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में तो सारे सेम ही आते हैं, आप कोई अच्छा। भी इंजन ऑयल यूज कर मतलब सकते पर्टिकुलर हो। कोई ब्रांड नहीं, आप कोई भी डाल सकते हो 10W40? कोई भी आप अच्छा डाल लो, आप जिसके भी वो मतलब बेसिकली मैं यही कहूंगा, अगर आप बाहर से वही 10W40 सेगमेंट में ही अगर आप बाहर से लोगे तो बेस्ट होगा। अच्छा। क्योंकि इंडिया में आई थिंक मुझे इतना अच्छा मैंने यूज किया, सेम मुझे इंडिया से नहीं मिला। मतलब इसमें भी फर्क है? हाँ 10W40 मैं बाहर से ज्यादा परचेज करता हूँ। क्या बात है। बेसिकली मतलब कोई भी मुझे छोटा ये मोटा जैसे कि जो बड़े बड़े मोटल ब्रांड है और भी जैसे कि बड़े बड़े लिक्वी मॉली है, आप सेम आप वही बाहर से ऑर्डर करो, सेम फर्क इंडिया है? से ऑर्डर करो, आपको डिफरेंस उसमें लगेगा। क्या बात है। मतलब ये भी मतलब बहुत मुझे ऐसा सरप्राइजिंग फील न्यूज़ हो हुआ, गई मेरे मैंने हिसाब यूज से। किया, मैं इतने टाइम से यूज कर रहा हूँ। हाँ मुझे भी सरप्राइजिंग न्यूज़ लगी इस चीज़ को लेके। अभी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मेरे पास ऑलरेडी इसका 3-4 लीटर एडवांस में मेरे पास रखा हुआ ऑयल है रखा सारा। भैया, ऑयल अगर रखा रहता है डलता नहीं है तो उससे भी उसकी विस्कोसिटी पे कोई फर्क पड़ता है? देखो डिपेंड करता है कि उसमें कितने टाइम के लिए रखा है, थोड़े अच्छा। टाइम पे इतना कोई वो नहीं करता, क्योंकि एक्सपायरी डेट देखो हर एक चीज की समझ होती गया। है। एक मेरा क्वेश्चन था इस बाइक को लेके, इस ब्रांड को लेके, यामा ये बोलता है इंडिया वालों के लिए हमारी बाइक नहीं बनी है। ऐसा स्टेटमेंट मैंने यामा का कहीं ना कहीं सुना था, आपने भी सुना होगा कि इंडिया, वो बोलते हैं कि यामा इंडिया के लिए नहीं बनी है। तो उस चीज को लेके आप क्या कहना चाहोगे? बेसिकली क्या है क्या वो इंडिया, सच है, मतलब सही बोलते हैं ऐसा? अब पता नहीं सही बोलते हैं या नहीं है, बट एक्चुअली क्या है, यामा के प्राइसेस कंपेयर टू किसी अदर ब्रांड बहुत ज्यादा हाई हैं। देखो हाँ अब एक्सपेंसिव आप बहुत है। R1 ले लो या कोई भी आप ले लोगे, और उनके कोई भी सेगमेंट में 1000 और 600 तो इंडिया में खैर आती नहीं, आप कोई भी लोगे, उनके प्राइसेस बहुत हाई हैं। अच्छा। और इवनली इनमें पावर बहुत रो है और पावर बहुत ज़्यादा है, तो कंपेटेबल क्या है, और बाइक्स के लोग इतना इनको यूज़ करते हैं तो मज़ा आता है, भगाते हैं। आई समझ थिंक गया। एक्सीडेंट वगैरह भी सबसे ज़्यादा इन्हीं पे होते हैं, तो लोग एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं बेसिकली। तो इसलिए आई थिंक R1 भी मे बी अब बंद हो गई थी, दोबारा से अब आनी हाँ है। लॉन्च कर रहे हैं नई वाली, या देखते हैं न्यू क्या शेप उसमें से एड ऑन्स 24 उसमें में। देंगे, क्या स्पेसिफिकेशन देंगे। हालांकि जो पुरानी वाली भी थी जो भी करंटली आ रही थी वो भी उसने भी तबाही मचाई हुई है बहुत मार्केट के अच्छी अंदर। बाइक थी वो, बहुत अच्छी बहुत बाइक, अच्छी। हालांकि क्रॉस प्लेन है तो उसकी आवाज लोगों एक्चुअल को। में मैंने सब यूज करी 2005 मॉडल से लेटेस्ट तक 2016 तक, 2016 तक मैंने सारी शेप यूज की है R1 की। अच्छा। मेरे पास मनीष सब भाई थी। अभी तक आपकी टोटल कितनी बाइक हो चुकी है, मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तक कितने बाइक शफल ऑफ कर चुके होंगे? आई गेस 50 प्लस हो चुकी होगी, मैं जहाँ तक मैं आई जानता हूँ। थिंक 100 प्लस हो गई क्या होंगी। बात कर रहे हैं मतलब 100 बाइक तो यार भैया बहुत होती है। 100 बाइकों के अकॉर्डिंग आपको सबसे फेवरेट यही R6 ही पसंद, R6 या फिर CBR 600। हाँ मतलब देखो पता है क्या लोग ना, एक एक आप ही थोड़ा बताओ इस चीज के बारे में, आप बाद में बताऊंगा कि लोग ना
600 पे ना जाके 1000 पे जाते हैं। मेरा मानना है, लोग ये कहते हैं कि भैया इतना पैसा, जैसे कि R6 हम लेते हैं, सपोज 6R लेते हैं, 6R इंडिया में आ रही है 13 लाख रुपए की भी ऑन रोड आ रही है। 10R लेने जाओगे वो आपकी 16 लाख रुपए की ऑन रोड आएगी। अब 20 लाख रुपए अब 20 लाख की पहुंचोगी, क्योंकि उस टाइम पे जब ये थी 16 लाख उस के टाइम आसपास। 15.8 की थी और आपकी ये तो 12 लोग ये लाख की थी। बोलते हैं कि भैया हमें अपग्रेड तो उस पे ही करना है, तो हम क्यों ना उस एक्चुअल पे में क्या लोगों डायरेक्टली वो उस पे चले जाते हैं एक्चुअल 10R में पे। क्या है, लोगों की बहुत गलतफहमी है। वो सोचते हैं कि 600 में पावर कम है, जब हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इससे अच्छा हम 10R पे चले लाख जाते 2 हैं, लाख लाख 2 रुपए लाख के रुपए 10R लाके पे 10R उस पे लेते हैं। चले। प्रियॉन में भी बट यही सीन चलता है और सब में यही है, नए में भी। बेसिकली ऐसा नहीं है। मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा, आप सारी बाइक्स यूज करो, अच्छा। आपको जो ठीक लगती है या जिस पे आपका हाथ सेट होता है, आपको लगता है आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, तो वो चीज़ आप रख सकते हो परमानेंट। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं। मुझे भूसा मुझे बेसिकली इतनी पसंद नहीं है। भैया ने अभी करंटली भूसा हाँ, बेची है, मतलब ब्रांड न्यू ली थी, 500 किलोमीटर चली हुई है। भूसा मुझे पसंद नहीं है, बट हाँ। मैंने 2010 के बाद से सारे कलर यूज किए हैं भूसा के। हाँ कह सकते हैं। अभी आपने 19 मॉडल लिया था, ब्लैक कलर जो 19 था। था, उससे पहले 13 भी था, 14 भी था, 16 भी तो था, 10 भूसा भी था। भूसा देने के बाद से इसी पे सब लोग भूसा पे जाकर रुक जाते हैं। नहीं, एक्चुअल में भूसा मैंने ये आने के बाद सेल की। हाँ बिल्कुल, मेरे सच पास है। उस टाइम भूसा थी, CBR 600 थी, R1 थी, और ये भी थी मेरे पास। एक्चुअल में मैं यूज कर लिया था 6 मंथ के, 6 महीने से ज्यादा हाँ, फिर 6 महीने चलाने का चलाई है, मन उसके करता बाद नहीं आपने है। दे दी थी। हाँ। भैया की बाइक चलती भी बहुत कम है, संडे राइड पे भी बहुत रेयरली कभी जाते हैं, क्योंकि ये बाइक को भी आया समवेयर ऑन, मतलब काफी टाइम हो गया मेरे हिसाब से। ये एक्चुअली मेरे पास आए हुए 9-10 महीने से और ज्यादा 9-10 हो गए महीने में almost। 1700 किलोमीटर चली है, और एक राउंड तो अभी हम मार के आए हैं, इसमें चला के आए हैं कि चल थोड़ी किलोमीटर चल जाएगी। तो इसके अलावा कोई और बात भैया अपनी तरफ से आप बताना चाहो यामा को लेके, या कोई इसको मेंटेनेंस को लेके, या जिनको अगर R1 चाहिए हो या R6 चाहिए हो, क्योंकि भैया के ना देखो कॉन्टैक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, भैया के लिंक्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि भैया का ऑलरेडी भाई बैंकॉक में आई गेस रहता है और थाईलैंड में भी रहता बैंकॉक है। है, थाईलैंड है, हाँ, जापान है, जापान है, यूके तो है। काफी अच्छा पार्ट्स नेटवर्क है। एक्चुअली हम जापान और थाईलैंड वगैरह से हम हाँ, तो बेसिकली भैया का ना कॉन्टैक्ट भी अच्छा है, तो मैं ये भी बोलूंगा, पर्सनली सजेस्ट करूंगा, कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो खरीदने के अंदर, किसी को R6 या R1 चाहिए हो, तो भैया का ना डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, और ये भैया का ना इंस्टाग्राम हैंडल है, आप दिखा दो एक बार भैया को। तो भैया को यहाँ पे जाके भी आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, दे विल हेल्प यू प्रॉपरली, मतलब आप भैया को आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे कि आपको किस तरह से लानी है, कैसे लानी है, कैसे भैया ने लेके आई। तो ज़्यादा डिटेल तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, बट भैया का पूरा सपोर्टिव है, तो आप इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। सो इसके अलावा कोई स्टोरी भी आप R1 को लेके, R6 को लेके आप बताना चाहो अपनी तरफ से? नहीं, बेसिकली मुझे एक्चुअल में क्या है, बाइकिंग जब मैं यूज करता था उस टाइम बहुत बाइकर्स होते थे, और मेनली क्या बेसिकली इतने बाइकर्स नहीं होते थे जितने अब बाइकर्स हैं। आप तो बहुत पहले क्या, पहले राइड पे तो भी आतंक एक्चुअली मचा बाइक होता है। पहले फाइनेंस नहीं होती थी। हाँ, अभी फाइनेंस तो हो क्या जाती है। अब तो क्या, आप कहीं भी चले जाओ, आप करोल बाग चले जाओ, कहीं भी हर कहीं भी डीलर ले का जाओ। यही होता है, इवन 50,000 प्री-ओन्ड में भी फाइनेंस अवेलेबल है, नए में तो भी अवेलेबल है। हाँ, अब क्या, अब तो आप हर डीलर यही कहता है 50,000 दो ये बाइक ले जाओ, लाख रुपए दो ये बाइक ले सही जाओ, बात तो है। बहुत इजी हो गई है। मतलब बेसिकली मुझे जो लगता है आजकल बाइकर कम्युनिटी ना थोड़ी बदनाम हो गई है, सच है। क्योंकि छपरी लोग थोड़े ज्यादा आ गए हैं, जो आप कि वर्ड आजकल सब यूज कर रहे हैं। कर रहे हैं। छपरी। आप संडे राइड पे चले जाओ, मैंने संडे राइड ना बहुत टाइम पहले बंद कर दी। क्यों बंद नहीं, करने का मैं भी रीजन ये राइड था, नहीं करता बेसिकली। क्या आप कभी भी राइड पे जाओ, एक्चुअली में क्या, पहले 1-2 लिमिटेड ग्रुप्स होते थे और वो अच्छे से डिसेंट राइड करते थे। हाँ बिल्कुल थे। अब क्या है, हर 2-3 बंदे मिलते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। फिर आप बेसिकली आजकल क्या, हर राइड पे आप देखते हो, आज इसका एक्सीडेंट हो गया, आज वहाँ पे एक्सीडेंट हो यूट्यूब गया, भरा सब कुछ पड़ा हो इन गया। सब चीजों को लेके। बेसिकली यूट्यूब की वजह से ना बाइकिंग कम्युनिटी एक तरीके से बदनाम भी हो गई है, नोन भी हो गई है। हाँ, नोन भी हो गई है, बट मेरे को लगता है बदनाम भी ज्यादा ही हो नहीं, गई है। बदनाम एक्चुअली ज्यादा हो गई हाँ, है क्योंकि बेसिकली। करते कोई और लोग हैं, भुगतते हम जैसे लोग हैं जो सिंपल सोबर चलते बेसिकली हैं। इसी वजह से हाँ। फिर आजकल बाइक यूज करने का मन नहीं करता हाँ, है कि क्योंकि राइड करें, ये करें। यूट्यूब पे आए दिन की कोई ना कोई वीडियो आती है। बेसिकली हम सोलो राइड करते हैं। अच्छा। मेरी 2-3 बाइक्स हैं, मेरे अपने फ्रेंड हैं या कजन है, जो भी आते हैं उनकी अपनी। हम सिर्फ 3-4 लोग हैं। हम बेसिकली संडे छोड़ के हम डेली राइड करते हैं। अच्छा, हम सिर्फ संडे ही राइड बहुत रेयर करते हैं। सच है। मैं भी संडे राइड कभी नहीं करता। मैं संडे शूट जरूर कर लूंगा, बट संडे राइड कभी नहीं करता, नहीं, हम क्योंकि संडे राइड करते हैं, बहुत बहुत रेयर क्योंकि करते ना हैं। आज की डेट में ना कॉप्स के काम भी ना खड़े हो गए हैं। इनको भी नॉलेज होगी, इनको भी पता लग गया कि भैया वहाँ राइडर्स आएंगे, उनके पास ये पेपर्स नहीं होंगे कि एग्जॉस्ट में, मतलब बाइक में एग्जॉस्ट लगा होगा, ये है वो है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉप्स प्रॉब्लम है आपको भैया। परेशान करते हैं। आपकी बाइक में एग्जॉस्ट है, कुछ भी, आप डिसेंट वे में आप आराम से जा रहे हो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। बट लेकिन ये तो क्या, लोगों लोग ने है एक नहीं हाइप बना रखी है कि पुलिस परेशान करती है, ये करती है। आज की डेट में थंबनेल का Actually में सबसे बड़ा वो बन गया है, लोग थंबनेल क्लिक करके डाल देते हैं कि नहीं, वो देखो एक्चुअली गलत है। वो एक तरीके से आप उनको बढ़ावा दे रहे हो कि उनके बारे में ऐसा बोल रहे हो। ऐसा नहीं है, उनको भी पता है कि आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई चीज शॉक कर रहे हो, जो चीज इंडिया में ही अवेलेबल, आप वो चीज परचेज कर रहे हो। तो ऐसा तो है नहीं कि वो बैन कर देंगे उस चीज को, क्योंकि जो ऑलरेडी इंडिया में आपको मिल रही है। बेसिकली क्या है, आप ग्रुप में जाके
भगा रहे हो बाइकें, बाइक भगा रहे हो, एग्जॉस्ट पे unnecessary। जबरदस्ती परेशान कर रहे हो, पब्लिक को परेशान हो परेशान रही है, कर रहे हो। पब्लिक प्लेस पे वो कर रहे हो, थ्रोटल कर रहे हो, उस चीज से परेशान होकर देखो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी को एक्शन तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल लेना आप पड़ेगा। डिसेंट अकेले राइड करो या ग्रुप में भी राइड करते हो, आप ऐसी कोई हरकत मत करो, कोई आपको परेशान नहीं करता। ऐसा नहीं है, मैंने बाइक्स पे ऑल ओवर इंडिया एक्सप्लोर किया है और विद एग्जॉस्ट किया है भैया ने, With ये चीज exhaust with किया exhaust मैंने। है, तो ये बिल्कुल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है। इससे पहले जो मेरे पास R6 थी, 2-3 थी, मैंने उनमें से 2 बाइक्स 80,000 ईच किलोमीटर मैंने राइड की है Surprise। ऑल ओवर इंडिया अच्छा, विद एग्जॉस्ट। विद एग्जॉस्ट ऐसा नहीं है कोई परेशाान आपको नहीं करता है। अब आप मस्ती करोगे, परेशान करोगे लोगों के, जबरदस्ती थ्रोटल दोगे, तो उसमें देखो आपकी बाइक को तो डैमेज है ही, हाँ, और प्लस उसके साथ हाँ, ऑब्वियस सी पब्लिक में बात भी है उस चीज आपको का थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। वो लोग action राइडर्स आपको को लेना आज के डेट पड़ेगा। में ना, अगर कोई बाइक गिर जाती है तो लोग उसको उठाते नहीं, लोग उसको गालियां बकते हैं कि भैया तेज चला रहा नहीं, होगा, ये कर रहा होगा। आप कभी भी देखोगे, आप कोई भी डिसेंट राइडर होगा, कोई भी होगा या कोई पुराना राइडर होगा, बहुत ही कम कभी ऐसा हुआ कि ठीक है नॉर्मली उन्होंने थ्रोटल कर दिया, कभी ठीक है। अदरवाइज क्या, कोई आजकल लोग नई बाइक लेते हैं, कोई भी आप उनको देखना थ्रोटल करते करते पब्लिक प्लेस में करते हैं, पब्लिक प्लेस में प्रॉब्लम आएगी वो क्या जबरदस्ती अटेंशन चाहते हैं। पहले क्या होता था, लिमिटेड बाइक्स होती थी, आप बाइक लेके निकलो तो आपको कोई जबरदस्ती अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, सबको पता होता था कि ये आप ये दूसरे उस सिटी में भी रहते हो कि उस सिटी में ये बाइक है उस बंदे के पास है। अब आजकल क्या बाइक्स इतनी हो गई हैं, लोग जबरदस्ती थ्रोटल मार के सोचते हैं कि लोग मुझे देखें, लोग पर मुझे वो चीज देखें। गलत है। वो चीज बहुत गलत है, उस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को सभी को मिल रहा है, सभी बदनाम हो चुके हैं इस चीज को लेके। तो गाइस आप लोग प्लीज ऐसा मत करना। और एक खासकर की बुलेट वाले ये जो पटाखे मारते हैं, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी परसों मेरी एक लड़ाई हो गई थी, मैं शूट कर रहा था बाइक के साथ, तो वो आ गया था, पटाखे मार रहा था, तो बाइक बंद होने के बाद मैंने उसको थोड़ा पकड़ लिया, मैंने 2-4 लगा दिए उसके। मैं कहा भाई यार, फिर वो 4-5 लड़कों को लिया, खैर पीछे हरकतें मत करा करो यार, मतलब अच्छा नहीं लगता, बहुत बेकार लगता नहीं, है। अब आज आप बुलेट चला रहे हो, कल को ऑब्वियस सी बात है आप भी कोई अच्छी बाइक भी upgrade करोगे चलाओगे, तो आपको ये हाँ। चीजें समझ आएंगी, ऐसी बात नहीं है। तो आई होप R1 को लेके या R6 को लेके या यामा को लेके आपके जितने भी माइंड में क्वेश्चन थे सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। सो ये था हमारी तरफ से एक ओनरशिप रिव्यू। इस बाइक का हम एक ओनरशिप रिव्यू दोबारा जरूर करेंगे जब ये बाइक समवेयर अराउंड 10 से 15,000 किलोमीटर चल चुकी होगी, तब भैया से इस बाइक के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पूछेंगे कि भैया क्या क्या डलवाया, क्या नहीं डलवाया। अभी ज़्यादा कम चली थी, बट मेन मोटिव था हमारा लोगों को अवेयर करना बाइकिंग कम्युनिटी को लेके कि भैया थोड़ा सेफ चलाओ, राइड सेफ, राइड हार्ड करो। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, भैया का इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। थैंक यू।